हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट को कवर कर रहे हैं और उसमें नदियाँ चल रही हैं। क्यों, देखो नदियाँ भारत में कई सारी हैं। हालांकि बताया मैंने आपको 4000 नदियाँ हैं, लेकिन हमें 15 से 20 ही नदियाँ पढ़नी है। लेकिन नदियों को इस तरीके से पढ़ना है कि एग्ज़ाम में अगर सवाल बनता है तो उसे हम लोग कर लें, चाहे वो कितना भी ईजी वे में दिया हो और जितना वो हार्ड वे में दिया हो, हम उसे कर सकते हैं। क्यों, उसे अच्छे तरीके से पढ़ना ही हमारी क्या है, एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व बनता है कि उसे अच्छे से पढ़ें, हर चीज़ को बार बार ना पढ़ना पड़े, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसको रिवीजन करते रहें, कुछ उसमें छूटे ना, ऐसा प्रयास करें पढ़ने का। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो कंटेंट पहुंचेगा वो बेहद ही बेहतर होगा, वो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी आपकी। तो चलो देखते हैं, आज हम लोग जो नदियों का जो श्रृंखला चल रही है हम लोग कंटिन्यू, उसमें हम देखेंगे कि आज हमें पढ़ना वो सतलज या सतलुज नदी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र में ये आज की अंतिम नदी होगी, यानी कि बड़ी विग नदी होगी। तो चलो देखते हैं आज का भाई क्या हमारा कौन सा नदी है, किसके बारे में पढ़ना है। तो आज नदी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस नदी के बारे में, तो होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी, ठीक है। तो देखिए, सतलुज नदी को वैसे ऋग्वैदिक काल में से सतुद्री भी कहते थे। इसे क्या कहते थे, सतुद्री भी कहते थे। ठीक है ना, क्या कहते थे इसे, इसे सतुद्री भी कहते थे। कब, तो ऋग्वैदिक काल में। कब, ऋग्वैदिक काल में। अब इसके बारे में देखेंगे भाई, ये नदी कहाँ से निकलती है, कितना इसका इंपॉर्टेंस है हमारे भारत में। ठीक है, तो देखिए इसका उद्गम की बात करेंगे हम लोग, उद्गम। ठीक है, तो उद्गम इसका कहाँ से होगा, ठीक है, तो ये होगा, कह सकते हैं कि तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास, कैलाश मानसरोवर या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो कैलाश, जो मानसरोवर के, या ऐसे पूरा लिखो, कैलाश पर्वत के दक्षिण में कहाँ, तो राकस, या इसे कहते हैं राक्षस ताल से। ठीक है, ताल से, ठीक है ना। और राकस ताल या राक्षस ताल ये है कहाँ पे, तो ये सभी को पता है, क्यों भाई तिब्बत में है ना, ये कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ पे ये, तिब्बत में है। इसको आपको ध्यान रख लेना है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो सतलज नदी का भारत में प्रवेश, या फिर कह सकते हैं कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, सतलज नदी को तिब्बत में, भाई तिब्बतीय भाषा में, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग चेन। क्या बोलेंगे, लॉन्ग चेन खंबाब। ठीक है, लॉन्ग चेन खंबाब इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इस नदी को, यानी कि सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहेंगे, लॉन्ग चेन खंबाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग चेन खंबाब बोलेंगे। ठीक है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पूर्व तिब्बत में सिंधु
नदी के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पूर्व लगभग 400 किलोमीटर दूरी तक किस नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। तो नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिएगा अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में ये है कि भारत में पूछा जाएगा कि भारत में ये नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, यानी किस दर्रे से ये होकर भारत में आती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि शिवकिला दर्रा है कहाँ पे, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो भारत में सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो शिवकिला सतलज। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवकिला से सतलज नदी भारत में क्या करेगी, प्रवेश करती है। ठीक है, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में हमने 3 नदियों को बड़ी ही अच्छे समझना है। कौन सा, बाड़ालाचला, रोहतांग और शिवकिला, तीनों का संबंध नदियों से रहा है और इम्पोर्टेंट रहा है। देखिए, जो आपने पढ़ा किसके बारे में, बाड़ालाचला के बारे में, तो बाड़ालाचला दर्रे से ही तो कौन सी नदी निकलती थी, चेनाब निकलती थी, चंद्रभागा के नाम से। ठीक है, फिर रोहतांग की बात करें, रोहतांग देखेंगे तो रोहतांग दर्रे के पास से ही रावी नदी निकलती थी, और कौन सी दूसरी आपकी थी, व्यास नदी, है नहीं, व्यास नदी निकलती थी। और शिवकिला दर्रे के बारे में क्या है कि भारत में सतलज नदी इसी तरह से क्या करती है, प्रवेश करती है। देखो, सतलज नदी के जो कुल लंबाई है, कुल जो लंबाई है वो है कितना, तो कहेंगे 1450 किलोमीटर। टोटल कितना है भाई, 1450 किलोमीटर है। कितना है, तो 1450 किलोमीटर के 1450 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग भारत में लंबाई इसकी मान सकते हो ज़्यादा ही है, लगभग 1050 के आसपास में है लंबाई, 1050 के आसपास में लंबाई माना जाता है। ठीक, सतलज नदी के बारे में इतना डाटा हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखिएगा, सतलज नदी पर या सतलज नदी के बाएं तट पर, सतलज नदी के कहाँ, बाएं तट पर। सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस शहर है पंजाब का, लुधियाना शहर स्थित है। ठीक है ना, कौन सा, लुधियाना शहर स्थित है पंजाब का। ठीक है, कौन सा, पंजाब का शहर है लुधियाना, सतलज नदी के बाएं तट पे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं इस सतलज नदी को लेकर, ठीक है, तो इससे आपका एक सवाल ये बनेगा यहाँ पर कि पूछा गया सवाल है कि पाकिस्तान में, पूछा गया सवाल है कि पाकिस्तान की जब बात करते हैं और भारत की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है।
तो उसमें एक तो हमने देखा था झेलम तो थी ही थी, ठीक है, झेलम तो प्रवाहित होती ही होती है, लेकिन झेलम के अलावा सतलज नदी भी वो नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। पंजाब में आप देखेंगे, जब जाएंगे पंजाब वाले हिस्से में, तो वहाँ पर एक जगह पड़ता है फिरोजपुर, फिरोजपुर से फाजिलिका, ये दोनों क्या हैं, पंजाब के ही शहर हैं। तो फिरोजपुर से फाजिलिका तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, सतलज। तो ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा पर भारत और पाकिस्तान के सीमा पर पंजाब के फिरोजपुर से फाजिलिका तक प्रवाहित होती है, ठीक है, यहाँ तक क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इन सब को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए वही चलते हैं अगले बात पे। अब देखो इस पे आपके कुछ बांध भी तो हैं, क्या होंगे आपके कुछ बांध भी हैं, तो देखो यहाँ आप लिख लें क्या, सतलज पर प्रमुख बांध, यानी कि डैम की बात कर लेते हैं, ठीक है, डैम। तो इस पे देखिएगा, एक की बात करेंगे हम लोग, भाखड़ा नांगल, आपने सुना होगा इसके भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम लोग नाथपा झाकरी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है। अब देखो ये अगर पूछा जाए कि स्पेशली आपसे ये पूछ ले कि भाई सीधे बता दो, हमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा बताओ कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये है किस राज्य में, ठीक है। तो सीधा बताना, एक आंसर देना आपको, क्या आपको देना है, पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में ये स्थित है, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि ये अगर जो हमने डैम बनाया है तो इससे कौन कौन से राज्य क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो पंजाब होगा, हरियाणा होगा, पंजाब होगा, हरियाणा होगा। इसके अलावा देखेंगे तो राजस्थान होगा, ठीक है, कौन सा, राजस्थान होगा। तो लाभान्वित राज्यों की बात करें तो देखो यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा राजस्थान है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके क्या हो गए, ये लाभान्वित, ये कौन से हो गए, लाभान्वित आपके क्या हो गए, राज्य हो गए, ठीक है, जिनसे क्या होता है, लाभ पहुंचता है, ठीक है। चाहे वो लाइट बने, चाहे नहर की बात हो, ठीक है, वो इन चारों क्या होता है, लाभ मिलता है। अच्छा अब देखिए जो भाखड़ा नांगल बांध है, इससे आपके सवाल कुछ बनते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, भारत का सबसे
भारत का सबसे बड़ी क्या है ये, तो नदी परियोजना है। भारत की भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय ये क्या है, नदी परियोजना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था पहला क्यों है, तो पहला कौन है, तो पहला तो है कौन सा, दामोदर नदी घाटी, जो कि सबसे पहला था। ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो यही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। देखो सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा, टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पे, जो आपका उत्तराखंड में है। और इसके बारे में बात करोगे, तो ये है पंजाब में है। ये गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से सबसे ऊंचा बांध ये माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सवाल ये बनता है, क्या बनेगा सवाल, सवाल ये बनता है कि इस बांध के पीछे कौन सा जलाशय है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कि इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई कृत्रिम जलाशय का निर्माण यानी कृत्रिम झील का निर्माण एक बांध के पीछे ही हो सकता है। ठीक है, एक बांध के पीछे हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन बांध के पीछे जो भी जलाशय बनेगा वो कृत्रिम होगा। तो इसके पीछे मतलब ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। और ये जलाशय है कहाँ पे, तो बताना, ये जलाशय है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देखो बांध की बात करेंगे तो बांध तो है पंजाब में, लेकिन जो उसके पीछे जो जलाशय है वो कहाँ पे है, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इसके पीछे भी आप देखोगे ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाखड़ा अलग एक बांध है, नांगल एक अलग बांध है। दोनों अलग अलग बांधें हैं, एक पंजाब में है और एक आपका हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन दोनों संयुक्त रूप से ये परियोजना के रूप में लाई गई थी, इसलिए हम लोग इसको एक साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कभी भी इन फ्यूचर सवाल बन जाए, ठीक है, कि ये दोनों अलग अलग बांधे हैं, कहेंगे हाँ दोनों अलग अलग बांध हैं, तो जो भाखड़ा बांध है, ये जो भाखड़ा बांध है ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और जो नांगल बांध है ना ये पंजाब में है। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे भाई, पंजाब में है। कहाँ पे है ये, तो ये पंजाब में है। ठीक है, ये पंजाब में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये स्पेशली जो जलाशय जो वो भाखड़ा बांध के पीछे ही है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो भाखड़ा नंगल जो बांध की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत इसका कब हुआ, किसने इसका उद्घाटन किया, तो ये ध्यान रखेंगे, खासकर जवाहरलाल नेहरू के समय में होता है। ये 1952-55 में शुरुआत इसकी होती है, 1952 से लेकर 55 तक शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए, तो अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर मिलेगा आपको, दूसरा जो सतलज नदी पे जो दूसरा बांध है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाथपा झाकरी बांध। तो नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे है, तो बताएंगे ये है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो हमने सतलज नदी के बारे में इतना पढ़ लिया है। ठीक है,
जो आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलो अब कुछ हम लोग हल्की सी बेसिक से एक बात करेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा एनसीईआरटी में या ऋग्वेद की बात में बोला है, ठीक है ना। यानी थोड़ा यहाँ से इन सब से क्या बात करेंगे, तो फैक्ट की लेकर बात कर लेते हैं, जो भी फैक्ट है। देखो पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में एक ऋषि है विश्वामित्र। ऋग्वेद में एक ऋषि है कौन सा, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र की कह सकते हैं कि किन दो नदियों के बीच में संवाद इन्होंने किया था। सवाल आता है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र ने किन दो नदियों से संवाद किया था या वार्ता की थी। तो वो व्यास और सतलज नदियां थी, ठीक है ना। तो यही लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में ये बताया गया है कि विश्वामित्र व विश्वामित्र ने व्यास और सतलज नदियों के बीच संवाद हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल हालांकि पूछा गया, तो इसको आपको विशेष रूप से आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऋग्वेद में किसने, विश्वामित्र ने किन नदियों से भैया वार्तालाप किया है, तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं, तो व्यास और सतलज। कौन सी है, व्यास और सतलज। सेकंड पॉइंट आप देखो, सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच जो नदी प्रणाली विभाजक है, यानी कुल मिला के बात ये हो जाए कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक के रूप में कौन है, तो बताएंगे वो है अंबाला, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा कि सिंधु नदी व गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो जल विभाजक का जो कार्य करता है वो है आपका कौन, तो अंबाला, ठीक है। अंबाला हालांकि एक शहर है, कहाँ पे, हरियाणा में, कहाँ पे है, हरियाणा में हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच जल विभाजक के रूप में कौन कार्य करता है, तो अंबाला करता है। यानी कि अंबाला के पश्चिम में, अंबाला यानी हरियाणा के पश्चिम में सिंधु नदी जल तंत्र है और अंबाला के पूर्व में क्या है आपका, गंगा नदी तंत्र है। यानी कुल मिला के ये कहने की बात कर रहा है कि यानी कि ये कौन सा एक आपका शहर है, कौन सा, अंबाला। कौन सा भैया, अंबाला ये शहर है, कहाँ पे है, HR यानी कि हरियाणा में है, ठीक है। तो इसके इस साइड में, इस वाले नदी के इस साइड में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र है, यानी यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र का फैलाव है, ठीक है ना। और इसके इस साइड में, यानी कि इस नदी के इस साइड में क्या आपका है, यहाँ पर गंगा नदी तंत्र, यहाँ पे गंगा नदी तंत्र ये कहा गया, ठीक है।
थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में किन दो नदियों के बीच के भूमि को ब्रह्मवर्त कहा गया। ये हमने शुरुआत में शायद पॉइंट आपको लिखाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच भूमि को क्या कहा गया है, तो कहेंगे इसे कहा गया है ब्रह्मवर्त स्थान कहा गया है। ठीक, क्या बोला गया है, ब्रह्मवर्त स्थान कहा गया है। तो दृश्यवती, ठीक है, दृश्यवती। तो ये दो नदियाँ हैं, ये ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं। और बड़ा सरस्वती को ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, जो बिल्कुल यूनिक सवाल होते हैं, ठीक है। आते हैं बड़ी, लेकिन सवाल हो नहीं पाता अगर आपने बेहतर तरीके से इनको नहीं पढ़ा है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब लोग बात करेंगे, ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात हो गई, ठीक है। और थोड़ी सतलज की यहाँ पे देखो, एक हम लोग डायग्राम के रूप में देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सतलज से पूछा गया सवाल बन ही जाता है आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक मिलेगा स्टेट, इस वाले क्षेत्र में जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत है, यहीं पे नीचे साइड में राकस झील है। यहाँ पे क्या है, साउथ में यहाँ पे है क्या, राकस ताल है। राकस क्या है, ताल है। यहीं से नदी निकलती है, कौन सी, यहीं से नदी निकलती है, कौन सी, तो वो है कौन सी भाई, सिंधु, सॉरी क्या है, सतलज नदी। सतलज नदी को देखो, ये जो कैलाश पर्वत है, ये राकस जो ताल है, यहाँ से भारत का ये वाला स्थान जहाँ पर स्थित है आपको कौन सा, शिव किला दर्रा। यहाँ कौन सा है, तो यहाँ पे है आपका शिव किला दर्रा। कौन सा है, शिव किला दर्रा है ना, शिव किला दर्रा। तो यहाँ से क्या करेगी, नदी को इंटर करेगी, कौन, सतलज नदी इंटर करेगी और आगे जाएगी और पंजाब होते हुए ये जाके मिल जाएगी किसमें, तो ये मिल जाएगी चिनाब में, और चिनाब जाके मिल जाएगी किससे, सिंधु में मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो सतलज नदी है ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में, इसका प्रवाह 3 देशों में है। किन किन देशों में, देखो एक तो हो गया कौन सा, तिब्बत, क्योंकि जहाँ से निकल रही है, तिब्बत से कहाँ जाएगी, भारत, और भारत से कहाँ जाएगी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये किस जाके मिल जाएगी, चिनाब से डायरेक्टली मिल जाएगी और सिंधु से इनडायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। तो इसका प्रवाह 3 देशों में है, किसका, सतलज नदी का, किसका, सतलज नदी का 3 देशों में इसका क्या मिलेगा, आपको प्रवाह मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप, ये पिक्चर और लिख लेते हैं सतलज के संबंध में कि खासकर 2 हड़प्पा कालीन स्थल हैं। एक आपने रोपड़ सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, रोपड़ के बारे में सुना होगा। तो देखिएगा, जो ये रोपड़ हड़प्पा कालीन स्थल सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है, जिसकी बात करें तो 1953 और
1956 में। किसने? तो यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य कराया था। क्या कराया था? उत्खनन कार्य कराया था। उत्खनन कराया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो रोपड़ शहर ना, रोपड़ जो शहर है हड़प्पा कालीन, वो सिंधु नदी कालीन सभ्यता है, या कह सकते हैं स्थल है। वो सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, किस तट पर है? हालांकि बाएं तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक जगह शायद संघोल भी पड़ता है। देखिए, एक जगह संघोल भी है। ठीक है ना, एक तो ये हो गया शहर, दूसरा एक हो गया कौन सा? संघोल। ठीक है ना, संघोल स्थल जो है, ये भी ध्यान रखना, इसी नदी किनारे, यानी सतलुज नदी किनारे क्या है? ये लुधियाना में, लुधियाना यानी कि पंजाब। तो आपने पढ़ा था कि लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो आपने पढ़ा था वो किसके किनारे है? इसी के किनारे। ठीक है, तो जो संघोल स्थल है वो लुधियाना में है और वो सतलुज नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में बात करना? हमें गंगा नदी के संदर्भ में क्या करना है? बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचप्रयाग को लेके बात करेंगे, फिर हम लोग गंगा नदियाँ और इसकी सहायक नदियों के बारे में क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे पंचप्रयाग। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि भाई पंचप्रयाग बनता कहाँ पे है, मतलब किस राज्य में पंचप्रयाग बनता है? तो पंचप्रयाग की बात करेंगे तो पंचप्रयाग उत्तराखंड में बनता है। देखो, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलन बिंदु। प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो नदियों का मिलन बिंदु होता है। दो नदियों का मिलन बिंदु होता है। तो चलो देखते हैं भाई, गंगा नदी तंत्र में पहला हमारा पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट हमारा ये है, देखो या पंच प्रयाग, इसके बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पंच प्रयाग के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 नदियां आपस में जहां मिलती होंगी वो पंच प्रयाग हो गया। ये तो हो गया ना, पंच प्रयाग हो गया। ठीक है, चलो तो हमें पढ़ना है पंच प्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग। पंचप्रयाग। तो अब इस पंचप्रयाग में हमें पहले कुछ ग्लेशियर्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? कुछ हमें ग्लेशियर्स देखने पड़ेंगे, फिर इसके बाद में आगे चलने वाले हैं। देखिए भाई, ग्लेशियर तो हमें मुख्यतः 3 एक ग्लेशियर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्लेशियर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? गंगोत्री, या वहीं पे लिख दें साइड में तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर यानी हिम नद। ठीक है ना, ये कौन सा आपका है? चेराबाड़ी, चेराबाड़ी ग्लेशियर। और ये है आपका संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर। कटा तो नहीं? ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ से कुछ नदियों को क्या करना है? प्रवाह कराना है। ठीक है, यहाँ से कुछ नदियों का हमें क्या कराना है भाई? प्रवाह कराना है। तो देखिए, यहाँ से एक नदी को निकालते हैं इस साइड से, ठीक है,
ये नदी है, इसका ये प्रवाह हो गया। ये इसका प्रवाह हो गया, ठीक है। और हालांकि ये नदी जो निकल रही है यहाँ से, वो निकली कौन सी, तो ये नदी का नाम होगा अलकनंदा, ठीक है ना, अलकनंदा। यानी संतो पद से कौन सी नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा ये नदी है, कौन सी है, अलकनंदा नदी हो गई, ठीक है। अब नदियाँ क्या करेंगे, इसमें आके मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखो अलकनंदा नदी है ना, देखो पंच प्रयाग में अलकनंदा तो कॉमन रहेगी, अलग से 5 नदियाँ जो आके इसमें मिलेंगी, ठीक है ना, 5 नदियाँ इसमें आके मिलेंगी। बाकी 5 प्रयागों में एक कॉमन रहेगा, अलकनंदा कॉमन नदी इसमें रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, तो कौन सा प्रयाग कहाँ बनता है, उसका क्रम भी क्या लगता है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है माना ग्लेशियर। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं माना ग्लेशियर, माना ग्लेशियर, ठीक है। देखो तो माना ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है और आके मिल जाती है किसमें, तो ये मिल जाएगी अलकनंदा में। और इसका नाम क्या है, इसका नाम मिल जाएगा धौली गंगा, नाम क्या है, धौली गंगा। ये क्या है, नदी का नाम है, क्या है, धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है, धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है, उसका नाम पड़ता है क्या, उसका नाम पड़ेगा विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। ये कौन सा प्रयाग बन गया भाई, यहाँ पे देखो, तो ये बन गया आपका कौन सा, तो विष्णु प्रयाग, ये बनेगा कौन सा, विष्णु प्रयाग बन गया, ठीक है। देखिए अगला ग्लेशियर की बात करते हैं, तो अगला ग्लेशियर यहीं पर आपका होगा, अगला भी ग्लेशियर, ठीक है। और इसका नाम है त्रिशूल ग्लेशियर, नाम का क्या है, त्रिशूल। और ये सब उत्तराखंड में ही है ग्लेशियर, जो मतलब यहाँ जो कुछ पंच प्रयाग में जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी, वो सब कहाँ पे है, वो सब उत्तराखंड में ही है। कहाँ है, उत्तराखंड में ही हम लोग पढ़ रहे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं। तो त्रिशूल ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम क्या होगा, तो होगा नंदाकिनी, ठीक है। नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी ये होगी, नाम क्या, नंदाकिनी। और ये नदी जहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये जहाँ मिलेगी उसे हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे भाई, नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे इसे, नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक और आपको मिलेगा, ठीक है, ग्लेशियर, जिसका हम लोग नाम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्या, पिंडार ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, पिंडार ग्लेशियर। कौन सा होगा, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी का प्रवाह होगा, इस नदी का नाम है क्या, तो इसे हम लोग बोलते हैं, खासकर इसका नाम देते हैं पिंडार, नदी का नाम ही है पिंडार, ठीक है ना। नदी का नाम क्या है, पिंडार, पिंडार। लेकिन जो यहाँ पे प्रयाग पड़ता है, जो नाम है वो नाम है क्या, तो सब लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलेंगे, तो ये होगा कर्ण प्रयाग। क्या बन जाएगा, कर्ण प्रयाग। यानी कि 3 तो नदियाँ ये क्रम से हम लगा दिया ना,
ये प्रयागों का 3 हमने क्रम लगा दिया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। कौन सा आएगा? कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब देखें, अब जो चेराबाड़ी आपका बच गया ना, चेराबाड़ी ग्लेशियर, ये कौन सा है? चेराबाड़ी ग्लेशियर। तो यहाँ से एक नदी आपको निकल के आएगी, यहाँ से भाई एक नदी निकल कर आती है। तो देखिए यहाँ से कौन सी नदी निकल के आएगी? ठीक है, तो इस नदी का नाम कर लोगे हम मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। तो ये नदी कौन सी आ रही है ऊपर से? ठीक है, तो यहाँ से नदी निकल के आती है कौन सी? तो ये नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, इसको कहाँ लिख दें? इस साइड में लिख देते हैं मंदाकिनी। ये नदी कौन सी है? तो ये है मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी ये है। और ये नदी जहाँ आके मिलेगी ना, जहाँ के मिलेगी उसे कहते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे भाई? इसे कहेंगे रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, रुद्र प्रयाग कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक नदी आएगी इस वाले हिस्से से, भाई गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से एक नदी का जो प्रवाह है और ये नदी आगे जाके मिल जाती है इस वाले हिस्से में। ठीक है ना, यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है वैसे भागीरथी। कौन सी है? तो भागीरथी नदी, जो आगे चलकर गंगा कहलाएगी, भागीरथी नदी। ठीक है ना, अब ये नदी जहाँ पे जाके मिलती है, ये नदी जहाँ मिलती है अलकनंदा से, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? देव प्रयाग। क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। क्या बोलेंगे? तो देव प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? देव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा पंचप्रयाग। अब इन पंचप्रयागों का आपको क्रम लगाना हो उत्तर से दक्षिण में। क्या लगाना हो? उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना हो तो कैसे क्रम लगाओगे? पहले ऊपर होगा कौन सा? विष्णु प्रयाग, फिर होगा आपका नंद प्रयाग, फिर होगा कर्ण प्रयाग, फिर होगा रुद्र प्रयाग और फिर होगा आपका देव प्रयाग। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। में पूछेगा कि रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग बनता है। तो रुद्र प्रयाग की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपस में कौन सी 2 नदियाँ मिलेंगी? तो कहेंगे मंदाकिनी और अलकनंदा। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि अलकनंदा 5 में कॉमन है ना भाई। ये नदियाँ कहाँ जाके मिल रही हैं? सब अलकनंदा में तो जाके मिल रही हैं। ठीक है, सब अलकनंदा में जाके मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको और अगर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, तो एक खतलिंग ग्लेशियर है जहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है भीलांगना, और वो भागीरथी में मिल जाती है। तो यहीं पे थोड़ा उसको भी देख लें, क्या शायद इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे। तो जो ये खतलिंग आपका ग्लेशियर है, खतलिंग जो ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है और आके मिल जाते हैं किससे? भागीरथी से। और इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है भीलांगना। नदी का नाम क्या है? भीलांगना। नदी का नाम क्या है? भीलांगना, ये नदी का नाम। ठीक है, और ये जहाँ पे मिलती है ना, इसे हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग, जहाँ ये मिलती है ना उसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? गोविंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के मिलन बिंदु पर, तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के मिलन बिंदु पर तो यहीं पर क्या है आपका? यहीं पर टिहरी बांध भी तो बना है ना। यहाँ कहाँ बना है? तो यहाँ पर टिहरी बांध भी बना है। तो सवाल हो कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पे? तो अब बता दो, भीलांगना और
भागीरथी नदियों के संगम पे। अगर कोई एक आता है तो बताना भागीरथी पर बना है कौन सा, टिहरी बांध। क्यों? क्योंकि भिलांगना किसकी सहायक है? भागीरथी की ही क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा ये कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो मंदाकिनी की बात करते हैं, तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस एक मंदिर आपका स्थित है? क्या वो केदारनाथ है? क्या वो विष्णु प्रयाग है? क्या वो केदारनाथ है? क्या वो विष्णु प्रयाग है? तो देखिएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे या तट पर यहाँ पे क्या है, केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम स्थित है किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है। तो ये भारत के 4 धामों में क्या शामिल है? क्या केदारनाथ? कहोगे नहीं शामिल। वो विष्णु, जो यहाँ पे आपका खासकर जो विष्णु कह सकते हैं ना, एक तो केदारनाथ हो गया, दूसरा बद्रीनाथ हो गया। ठीक है ना। तो जो ये अलकनंदा है, अलकनंदा नदी के किनारे ही आपका है क्या? तो ये अलकनंदा की नदी किनारे आपका है, यहीं पर देखेंगे विश्व, इसे बोलेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। तो ये जो बद्रीनाथ है, ये किसको समर्पित है मंदिर? तो जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ वो विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ जो है वो शिव को समर्पित है। ये सवाल पूछा गया है, तो बच्चों को लगता है कि नहीं, जो बद्रीनाथ है वो भी शिव का है और जो केदारनाथ है वो भी शिव का है। नहीं, बद्रीनाथ विष्णु को समर्पित है, यानी कि बद्रीनाथ में किसकी मूर्ति है? विष्णु जी की मूर्ति है। केदारनाथ में किसकी है? तो शिव की है। किसकी है? शिव जी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ लेगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी किनारे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी किनारे। अच्छा, भारत के 4 धामों में केदारनाथ नहीं शामिल है, भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ शामिल है। कौन सा शामिल है? बद्रीनाथ शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमने बताया ना कि ये मिलन बिंदु है किन 2 नदियों का, तो एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। तो अब क्या होगा कि आगे जब ये नदी प्रवाहित होगी ना, तो अब बात यह है कि भाई अब इस नदी को किस नाम से जाना जाए? भाई दोनों भागीरथिया के मिल रही है, अलकनंदा के मिल रही है, तो क्या आगे से अलकनंदा कहा जाए या भागीरथी कहा जाए? तो डिसाइड ये है किया गया कि इन दोनों नदियों के जो संगम वाला ये पॉइंट है, इसके बाद से जब नदी आगे ये प्रवाहित होगी तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे गंगा नदी के नाम से भाई जाना जाएगा। किसके नाम से? गंगा नदी के नाम से जाना जाएगा। और गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करते कहाँ पे? तो हरिद्वार के पास, है नहीं? तो ध्यान रखेंगे कि यहीं पर कि ये आपका मैदानी भाग है ना, तो कह सकते हैं कि हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि गंगा नदी क्या 2 नदियों का संगम है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 नदियों का संगम है। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। अगर सवाल ये आया कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आप गंगोत्री ग्लेशियर लगा सकते हो। गंगोत्री ग्लेशियर के पास में गौमुख स्थान है, वहाँ से खासकर ये नदी निकलती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सवाल यहाँ से बनेगा कैसे? पहले ये बनेगा कि जो पंच प्रयाग है इनका क्रम लगा दो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो क्रम कैसे लगेगा? पहले विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है। एक सवाल ऐसे बनेगा, उत्तर से दक्षिण को कह सकता है या दक्षिण से उत्तर कह सकता है। ठीक है। एक आपको पता है सीरीज उत्तर दक्षिण की ओर, तो कर ले जाओगे, है नहीं? तो ये पहले कौन आएगा? पहले विष्णु आएंगे, फिर नंद आएंगे, फिर कर्ण आएंगे, फिर रुद्र आएंगे, फिर देव आएंगे। कौन आएंगे? फिर देव आएंगे। ठीक है।
उसके अगला सवाल क्या बनेगा, उसके अगला सवाल ये बनेगा आपका, पूछेगा कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और बताएंगे भगीरथी। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और कौन सी, तो कहेंगे मंदाकिनी। कौन सी है, तो मंदाकिनी। तो इससे क्या रहेगा, आपको सवाल पूछेगा तो इन दो से ज़्यादा पूछता है, इनको ध्यान रखना है। अगर इन्हीं को अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अलकनंदा अलकनंदा नदी में मिला दो किसको, तो मिला दो हम लोग धौली गंगा। कौन मिला दो भाई, धौली गंगा को मिला दो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अलकनंदा नदी तो कॉमन है ना सब में, अलकनंदा तो कॉमन रहेगी सब में। फिर कौन मिला देंगे इसमें, फिर हम इसमें मिला देते हैं किसको, तो फिर मिला देंगे हम लोग नंदाकिनी को। किसको मिला दें, तो नंदाकिनी नदी को मिला दो इसमें, है नहीं, फिर इसको मिला दिया। फिर देखो यहाँ तो कॉमन ही नदी रहेगी, इसमें किसको मिला दो, तो इसमें मिला दो पिंडार नदी को मिला दो। किसको मिला दो, पिंडार को मिला दो। देखो इसमें ये तो कॉमन ही नदी है, कॉमन ही नदी है। इसमें किसको मिला दो, मंदाकिनी को मिला दो, मंदाकिनी नदी को मिला दो इसमें। फिर यहाँ पर अलकनंदा तो कॉमन ही रहेगी, फिर इसमें भगीरथी को मिला दो, भगीरथी को मिला दो। ठीक है, अब इनका नाम भी लिख लेते हैं। अब इन सब का नाम हमने लिख लिया, तो इनको वही अरेंज कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ में। देखिए अलकनंदा धौली गंगा में मिल रही है, तो इसे क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये कहते हैं, क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग कह देंगे। जहाँ अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगी उसको हम लोग नंद प्रयाग कह देंगे, नंद प्रयाग बोल देंगे। जहाँ अलकनंदा पिंडार मिल रही है उसे हम लोग कर्ण प्रयाग कह देंगे। क्या बोल देंगे, कर्ण प्रयाग हमने कह दिया। जहाँ अलकनंदा मंदाकिनी मिल रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रुद्र प्रयाग कह देंगे। क्या बोल देंगे, रुद्र प्रयाग कह देंगे। जहाँ अलकनंदा भगीरथी है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे देव प्रयाग कह देंगे, देव प्रयाग कह देंगे। और ये सभी नदियाँ जब आपस में मिलकर कहाँ पर, तो यूपी के इलाहाबाद में जब मिलती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज, यानी कि प्रयागों का प्रयाग, यानी प्रयागराज। ठीक है, तो अंतिम में आप देखेंगे तो सभी मिल मिला के आगे जाके कहाँ मिल जाएंगी, तो मिल जाएंगी प्रयागराज में। नाम इसे रखा है। जैसे सोन नदी जब गंगा में मिलती है तो सोन प्रयाग बनता है। नहीं, यहाँ पे देखो भिलांगना जब भगीरथी मिल रही है तो गोविंद प्रयाग बन रहा है। कौन सा बन रहा है, गोविंद प्रयाग यहाँ पे बन रहा है। तो इनको आपको इस अरेंज में क्या रखना है, ध्यान रख लेना है, पंच प्रयाग। ठीक है ना, ठीक है। जब बात करेंगे यहाँ पे प्रयाग राज की, जब बात करेंगे प्रयाग राज, तो प्रयागराज में क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे कि गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम। यानी आप ये देखोगे कि भारत में मतलब मेजर 3 बड़ी नदियों का संगम एक ही स्थान पे हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है, तो प्रयागराज में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आने वाले समय में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल आपके लिए होगा। ठीक है, तो हमने देखा किसके बारे में, पंच प्रयाग के बारे में देख लिया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखने और समझने वाले हैं किसके बारे में। तो अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे गंगा नदी
किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि गंगा नदी आपके एग्ज़ाम के लिए तो भाई इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारी ये क्या है, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी भी तो है। गंगा नदी क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। क्या है? गंगा नदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। तो अब देखो, गंगा नदी के संदर्भ में जब सवाल बनना होता है तो हमें पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है नहीं? भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 5 राज्यों में क्या होता है, इसका प्रवाह होता है। और गंगा नदी हमारी एक राष्ट्रीय नदी है। क्या राष्ट्रीय नदी है? जिससे आपने देखा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी थी, तो हमने कहा पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन थी? तो सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। वैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो कौन सी? वो है आपकी गंगा है। और इसके जो आप खासकर देखा होगा कि इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त होता है? तो 2008 के आसपास में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा नदियों में, वो कौन सा होगा? गंगा नदी के बारे में स्पेशली हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि गंगा नदी को एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि गंगा नदी से सवाल बनना ही बनना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो गंगा नदी को आपको पढ़ना है अगले क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।